हेलो डियर, केसीपी एग्रो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और दो लेक्चर में अपन ने कवर किया था कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भरना है और कैसे कंप्लीट 118 तत्व का विद एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन भर सकते हैं और वहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से आए हुए हैं वो भी अपन ने देख लिए थे। अब अपन जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे केसीपी एग्रो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर वो है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का यदि क्वेश्चन के वेटेज की बात करके चलें तो अपने पास 2 से 3 क्वेश्चन जेट, आईसीएआर और बीएचयू में इससे रिलेटेड आते हैं। इनऑर्गेनिक के बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसी चैप्टर से शुरू होते हैं। तो अपन देखेंगे आज पीरियोडिक टेबल और इसके अंदर जो जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक ये है। सबसे पहले अपन देखेंगे पीरियोडिक टेबल में नंबर 1 इसकी हिस्ट्री। सबसे पहले देखेंगे हिस्ट्री और उस हिस्ट्री के अंदर अपन बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में देखेंगे कि किस किस साइंटिस्ट ने इस पीरियोडिक टेबल को बनाने में हेल्प किया। तो इस हिस्ट्री के क्रम में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे लेवोशियर को। सबसे पहले अपन देखेंगे लेवोशियर को। उसके बाद में अपन बात करेंगे प्राउट की। उसके बाद बात करेंगे प्राउट की। 3 नंबर पे अपन बात करेंगे डोबेरिनर की। उसके बाद में अपन बात करेंगे न्यूलैंड की। उसके साथ में अपन बात करेंगे डीचान कॉर्टोइस की। उसके बाद में अपन बात करेंगे डीचान कॉर्टोइस के साथ में मेंडलीफ की। और उसके साथ में अपन मेंडलीफ के जस्ट साथ में ही बात करेंगे अपन लोथर मेयर की। मेंडलीफ के बाद में अपन बात करेंगे हेनरी मोजले। और उसके बाद में अपन बात करेंगे बोरबरी, रैंग वॉर्नर, इतने साइंटिस्ट का अपने को पढ़ के चलना है, जिनमें से मैं इंपॉर्टेंट बता दूं जहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। डोबेरिनर, न्यूलैंड, कॉर्टोइस, मेंडलीफ, लोथर मेयर और हेनरी मोजले। ये जो साइंटिस्ट है ये अपने एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। ये दो अपने एनसीईआरटी में मेंशन्ड नहीं है। तो इनमें से क्वेश्चन पूछने का चांसेस मिनिमम है। यहां पर मेजोरिटी में क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं और यहीं से पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि अपन जानते हैं एनटीए ने अब एनसीईआरटी को वेरीफाइड बुक बता दिया है। अब देखो अपन स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल को साइंटिस्ट के साथ में। पहला जो क्वेश्चन यहां पर पुटअप होता है आपके पास में वो है कि पीरियोडिक टेबल की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहला क्वेश्चन है पीरियोडिक टेबल की जरूरत क्यों पड़ी, और ये भी देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल को पीरियोडिक टेबल क्यों बोला जाता है। तो इधर देखिएगा, पहला अपना क्वेश्चन क्या था कि इसकी जरूरत अपने को क्यों पड़ी। तो यहां पर अपन कुछ एनसीईआरटी के डेटाज लेंगे और वो डेटाज इस प्रकार है कि अपन जब देखते हैं कि 1800 की बात करूं मैं, तो 1800 के अंदर अपने पास टोटल जो एलिमेंट थे वो थे 31। टोटल एलिमेंट कितने थे? 31। पर जैसे ही मैं 1865 तक पहुंचा तब तक मेरे पास में एलिमेंट के नंबर हो गए 63। तो अपन एक एलिमेंट को, 2 एलिमेंट को, 5 एलिमेंट को, 10 एलिमेंट को पढ़ सकते हैं बिना किसी सीक्वेंस के। लेकिन आप जानते हो कि यदि मैं आज की बात करूं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, तो वहां पर अपने पास में 118 एलिमेंट है जिनको अपन कंटिन्यू नहीं पढ़ सकते। हर एलिमेंट की केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। जैसे कि मेरे पास में जो रूम है, कोई अपना स्टडी रूम है मान लो, उसमें किताबें पढ़ी हैं, उन किताबों को मैं पूरा बिखरावा रख दूं इधर उधर और आपको फिर मैं बोलूं कि जेडी ली की केमिस्ट्री की बुक उठा के लाओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? केमिस्ट्री की किताबें ढूंढनी पड़ेगी कौन से साइंटिस्ट
का नाम जेडीली है, कौन सी किताब पे जेडीली लिखा हुआ है, तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। पर जैसे ही मैं एक सीक्वेंस के अंदर पर्टिकुलर कॉलम के अंदर बुक्स लिख दूं और उस कॉलम के ऊपर लिख दूं कि यहाँ पर जेडीली की आपको बुक मिलेगी, तो आपको डायरेक्ट गेट से पता चल जाएगा कि वहां पर जेडीली की बुक मिलेगी और आप निकाल के ले आओगे। सेम इस पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट को बिल्कुल सीक्वेंस में इस प्रकार जमाया गया कि आप बहुत कम समय में कंप्लीट 118 एलिमेंट को पढ़ सकते हो। दूसरी चीज यहां पर दिमाग में क्यों सुनाता कि पीरियोडिक टेबल को पीरियोडिक टेबल क्यों बोला गया, तो ध्यान रखना पीरियोडिक टेबल को आप कभी भी वैसे ना पढ़े कि हेलीना की रब से फरियाद बेटा मांगे कार, ऐसे ऊपर ना पढ़े। आप आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को खोल के देखें और उस पीरियोडिक टेबल में आप नोटिस कर सकते हैं पूरे के पूरे 118 एलिमेंट देख सकते हो। हाइड्रोजन हीलियम से लेकर 118 सातवें आवर्त के लास्ट में सारे के सारे एलिमेंट क्रम से हैं। इसका मतलब पीरियड के अंदर चलोगे तो कंटिन्यू अपने पास में 118 एलिमेंट क्या है, एटॉमिक नंबर से सीरियल है, इसलिए इसको क्या बोला मैंने, पीरियोडिक टेबल। अब स्टार्ट करते हैं अपन हिस्ट्री से। और हिस्ट्री में मैंने पहला साइंटिस्ट आपको बताया था लेवोशियर। क्या नाम था, लेवोशियर। लेवोशियर के बारे में दो और बातें बताई जाएगी जो भी आपको यहीं पे नोट कर लेनी है। बात करते हैं लेवोशियर की, तो पहला साइंटिस्ट है मेरा लेवोशियर। तो आवर्त सारणी का वर्गीकरण शुरू सबसे पहले किसने किया था, लेवोशियर ने। मैं फिर बोल रहा हूं एनसीईआरटी में ये मेंशन्ड नहीं है। यहां पर देखिएगा लेवोशियर जो है इसके बारे में दो चीज और क्या है। नंबर एक चीज, इसको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोला जाता है और इन्होंने हाइड्रोजन की डिस्कवरी भी की थी, खोज की थी। अब लेवोशियर ने क्या किया था कि जो भी एलिमेंट यहां तक इसके पास अवेलेबल थे या इसने देखा था या जितने एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके थे उन सारे के सारे एलिमेंट्स को लेवोशियर ने कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया, 2 कैटेगरी के अंदर। वो 2 कैटेगरी कौन सी थी, तो इधर देखिएगा मैं दोनों कैटेगरी की बात कर रहा हूं। एक को तो डिवाइड किया था धातु में यानी मेटल में, और दूसरे एलिमेंट को इसने कैटेगराइज्ड किया था अधातु में। पहला धातु में और दूसरा अधातु में, इसको बोला जाता है नॉन मेटल। जब पूछा गया कि धातु और अधातु में वर्गीकृत कर रहे हो तो अपने को कैसे पता चलेगा कि कौन सी धातु है और कौन सी अधातु है, तो आप देखिएगा यहां पर धातु की अगर बात करते हैं तो इसने बोला कि धातु वो होती है जो इलेक्ट्रॉन दान करती है। धातु वो होती है जो इलेक्ट्रॉन क्या करती है, दान करती है। तो बोला अधातु क्या होगी, अधातु वो होगी जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा यहां पर धातुओं के लक्षण ले रहा हूं जो कि अपने को अलग अलग चैप्टर में अलग अलग जगह पढ़ने पड़ते हैं। मैं सारों को एक जगह ले रहा हूं और वहां से कभी कभार जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो पहला मैं कैरेक्टर ले रहा हूं इसका। धातु के अंदर जो गुण पाए जाते हैं वो होते हैं आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का मतलब है कि इनको पीटकर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरा जो कैरेक्टर है वो बता रहा हूं मैं, वो है तन्नीयता। क्या होती है, तन्नीयता। तन्नीयता का मतलब है कि इनको पीटकर तारों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अब यहां से अपन कभी कभार गलती क्या होती है, एक सीक्वेंस पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा आघात वर्धनीयता पूरी आवर्त सारणी में किसकी है, तो ध्यान रखना किसकी है, सोना की। उसके बाद में लोग गलती क्या कर देते, चांदी लिख देते, अपने को वो गलती नहीं करना। सोना के बाद में है कॉपर की और उससे कम है चांदी की। तो यहां से इस सीक्वेंस को ऐड कर लेना, इसके ऊपर लिख लेना MTR, मुझे तो रट लो। दूसरा देखो फिर क्या बोला जाता है कि धातुएं जो होती है ये ठोस होती है। अधिकांशतः धातु आपको कैसी मिलेगी, ठोस मिलेगी।
लेकिन कुछ धातुएं होती है जो द्रव्य होती है, इनको गोट लेना, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे मैंने लिया पारा, मैक्सिमम चांस में क्वेश्चन आता है, जिसको आप बोलते हो Hg, को आप बोलते हो मरकरी। ये कैसा होता है? द्रवित धातु। दूसरा मैं एग्जांपल ले रहा हूं इसी द्रवित धातु का, वो है आपके फ्रेंसियम, पहले ही वर्ग में है फ्रेंसियम Fr। फ्रेंसियम जो होता है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जो ये भी क्या पाया जाता है? द्रवित अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट चीज, यहां पर इनमें जो गुण पाया जाता है वो गुण है चालकता का। तो ध्यान रखना, ये विद्युत की कैसी क्या होती है? चालक होती है, ये विद्युत के चालक होते हैं। अब इधर देखिएगा, विद्युत के चालक होते हैं तो चालकता पूरी आवर्त सारणी में 118 तत्वों में से किसकी ज्यादा है? तो देखना यहीं पे इन दोनों में गलती होती है, आघात वर्धनीयता और चालकता वाले में। तो चालकता सबसे ज्यादा किसकी है? चांदी की। चालकता सबसे ज्यादा किसकी है? चांदी की। लेकिन तन्यता और आघात वर्धनीयता किसकी ज्यादा थी? सोना की। उससे कम कॉपर की, उससे कम चांदी की। और चालकता सबसे ज्यादा किसकी होती है? चांदी, सिल्वर, जिसको आप एजी बोलते हो, जिसको आप अर्जेंटम बोलते हो, जो उसका लैटिन नाम है। नेक्स्ट में धातु की प्रॉपर्टी जो ले रहा हूं वो प्रॉपर्टी है आपके पास में नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है ध्वनि संचरण की प्रॉपर्टी। कैसी है? ध्वनि संचरण की प्रॉपर्टी। और ये इसमें सबसे ज्यादा किसमें होती है? धातुओं के अंदर होती है। इसको दूसरा इंग्लिश में बोला जाता है सोनोरस प्रॉपर्टी। और सोनोरस प्रॉपर्टी में से भी एक क्वेश्चन क्या बनता है कि कंप्लीट 118 एलिमेंट में से ध्वनि संचरण की कैपेसिटी सबसे ज्यादा किसमें होती है? टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसमें होती है? तो आप ध्यान रखें, एल्यूमिनियम में। उसके बाद में देखिए, इन्हीं को मैं इधर सेम अधातु में लगाता हूं। तो अधातु का पहला कैरेक्टर क्या है कि इलेक्ट्रॉन का क्या करती है? ग्रहण करती है। दूसरा कैरेक्टर देखिए, ये क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक, यानी कि इंसुलेटर होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन यहां भी है, एक्सेप्शंस यहां भी है। और एक्सेप्शन यहां पर क्या है? तो इधर देखिए, विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन आप जब ग्रेफाइट को देखते हो, जो कि आपके पेंसिल के अंदर ब्लैक ब्लैक कलर का होता है, तो उसको कभी भी प्लग के अंदर डाल के पीछे से हाथ नहीं लगाना है। उसके अंदर क्या होता है? वो विद्युत का क्या करती है? सुचालन करती है। और क्यों करती है? इधर देखिए, जब आप ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर देखोगे तो आपके पास में कुछ इस प्रकार होगी कि उसका एक कार्बन नेक्स्ट 3 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। इस कार्बन को देखोगे तो एक कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा। तो यहां पर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पड़ा रहता है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही आपको पता होगा विद्युत का क्या करते हैं? चालन करते हैं। नेक्स्ट अपन इसका लक्षण लेते हैं अधातु का। तो कहा गया कि अधातु जो होती है इनमें चमक नहीं होती है, अधातुओं में चमक नहीं होती है। लेकिन यहां पर भी एक्सेप्शन है, और यहां पर जो एक्सेप्शन है वो है आपकी आयोडीन। यहां पर भी एक्सेप्शन क्या है? आयोडीन है कि आयोडीन कैसी होती है? चमकदार अधातु होती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो अधातु की मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूं, वहां पर आपको ध्यान रखना, अधातुएं अधिकांशतः, नॉट ऑलवेज, अधिकांशतः कैसी होती है? गैसीय होती है, या फिर आपको ठोस भी मिल सकती है। एक एग्जांपल एक्सेप्शन यहां पर ध्यान रखना, और वो है कि ब्रोमीन जो होती है वो कैसी होती है? लिक्विड होती है, और कैसी होती है? नॉन मेटल होती है। तो इतने अपन ने पॉइंट पढ़े हैं धातु और अधातु के बारे में, जहां पर मैंने बहुत सारे पॉइंट कवर किए। नंबर 1 चीज, आघात वर्धनीयता या फिर मैं बोलूं तन्यता का गुण सबसे ज्यादा किसमें होता है? तो आप बताओगे किसके अंदर ज्यादा था? सोना के अंदर। सोना से कम किसका? कॉपर। कॉपर से कम किसका? चांदी का। उसके बाद में अपन देख के चलते हैं तो अपने पास में था चालकता के बारे में। चालकता सबसे ज्यादा किसकी होती है? चांदी की होती है। उसके बाद में अपन ने अधातु के अंदर क्या क्या अपवाद देखे थे कि ये विद्युत के
कुचालक होते हैं, विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। लेकिन अपना जो ग्रेफाइट होता है, जो कार्बन का अपर रूप है, वो ग्रेफाइट क्या करता है, विद्युत का चालन करता है। कारण क्या था, उसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद अपन ने देखा था कि अधातुओं में चमक नहीं होती है, लेकिन आयोडीन जो होती है वो ऐसी अधातु है जो क्या होती है, चमकती है। उसके साथ में अपन ने देखा था कि जो अधातुएं होती है मैक्सिमम गैसियस मिलती है अपने को, लेकिन ब्रोमीन को देखते हैं तो वो कैसी होती है, लिक्विड होती है। इस प्रकार लेवोसियर ने वर्गीकरण किया था तत्वों का धातु और अधातु में। लेकिन लेवोसियर अधिक समय तक नहीं चल पाया, लेवोसियर अधिक समय तक नहीं चल पाया। कारण क्या था, तो इधर देखिए कि कुछ तत्व ऐसे भी पाए गए, कुछ तत्व ऐसे भी पाए गए जिन पर इन दोनों ही केस के कैरेक्टर या फिर मैं बोलूं गुण लग रहे थे, और वो क्या थे, उपधातुएं, मेटालॉइड्स। तो जैसे ही मेटालॉइड्स आई, लेवोसियर क्या हो गया, फेल हो गया। तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, मेटालॉइड। और मेटालॉइड की बात करूं तो इनको बोला जाता है उपधातु। ये जो मेटालॉइड थे, उपधातु थे, इनमें क्या था, धातु और अधातु दोनों के कैरेक्टर थे। तो इसने क्या किया कि मेटालॉइड को जब देखा तो यहां पर इसका नियम क्या हो गया, फेल हो गया, क्योंकि इसके अंदर किसकी प्रॉपर्टी थी, धातु और अधातु दोनों की। तो इसमें से ये पूछ ले कि धातु और अधातु में से सबसे ज्यादा किसकी प्रॉपर्टी थी, तो अधातु के गुण इनमें ज्यादा होते हैं, इनमें अधातु के गुण क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। अब पूरी आवर्त सारणी को देखें तो मेटालॉइड कौन कौन सी है मैं यहीं पे कवर कर रहा हूं, ताकि आपके क्या हो गए, दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर कौन कौन सी है, तो आपको एक में लिखवा रहा हूं ट्रिक, क्या लिखवा रहा हूं, ट्रिक लिखवा रहा हूं। उस ट्रिक से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी उपधातुएं आवर्त सारणी में उपस्थित है। तो उसको क्या ध्यान रखना है कि अपने राजस्थान में आपको पता है लोक देवता बहुत सारे हुए थे, और सबके अपने अपने लोक देवता की आस्था है। तो उसी प्रकार जब अपने कुछ महाराज का नाम सुना होगा आपने, अटलाजी महाराज, और एक महाराज और बता रहा हूं, पोकरजी महाराज। तो जब किसी के मन में आस हुई और कहाँ गए, अटलाजी और पोकरजी महाराज के गए। तो आपको क्या ट्रिक ध्यान रखना है, ट्रिक ध्यान रखोगे, बसी आस ते सब गए, अटलाजी और पोकरजी के। बसी आस ते सब गए, अटलाजी और पोकरजी महाराज के। तो ध्यान क्या रखोगे, बै से बी बोरोन, सी एसआई सिलिकॉन, आस आर्सेनिक, ते टेलुरियम, सब एसबी एंटीमनी, गए जीई जर्मेनियम, अटलाजी एस्टेटिन, पोकरजी पोलिनियम। अब यहां पर एक चीज बताता हूं कि जो पोलोनियम है, जो पोलोनियम है, आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा, सबसे अधिक समस्थानिक किसके पाए जाते हैं, पोलोनियम। आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा समस्थानिक किसके पाए जाते हैं, पोलोनियम के पाए जाते हैं। लगभग इसके 17 से भी ज्यादा समस्थानिक उपस्थित है। अब देखो एक काम की चीज बताऊं, आज की यदि आवर्त सारणी में आप देखोगे ना, तो आपको मैं बता दूं कि जितनी भी उपधातुएं हैं वो एक दूसरे के विकर्ण पर उपस्थित है। एक दूसरे के कहां उपस्थित है, विकर्ण पे। जब अपन पीरियोडिक टेबल पे आएंगे तब आपको प्रूफ भी कर दिया जाएगा। तो आप इस ट्रिक को लिख ले, बसी आस ते सब गए, अटलाजी और पोकरजी महाराज के। और कौन कौन से एलिमेंट है, बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम, एंटीमनी, जर्मेनियम, एस्टेटाइन और पोलोनियम। इन सारे एलिमेंट में से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि आपको लिख देगा कि निम्न में से उपधातु है, तो हो सकता है धातु अधातु लिख के एक ऑप्शन इनमें से कोई डाल दे।
अब नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर उपधातु आते ही लेवोशियर तो क्या हो गया, फेल। तो लेवोशियर की डिमेरिट्स या फिर बोल तो कमी क्या आ गई कि लेवोशियर फेल हो गया जब उपधातुएं आई। लेवोशियर के बाद में जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आया था उस साइंटिस्ट का नाम था प्राउट। उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, प्राउट। ऐसे ध्यान रखना प्राउट पहले से ही आउट था। प्राउट क्या था, पहले से ही आउट। क्योंकि प्राउट ने बोला था कि सारे के सारे तत्व हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने होते हैं। इस ये तो क्या हो गया, पहले ही आउट था क्योंकि सारे हाइड्रोजन से मिलकर नहीं होते। कुछ का जब द्रव्यमान देखा गया था, परमाणु द्रव्यमान देखा गया तो 10 में था, जबकि आपको पता हाइड्रोजन का तो 1 होता है। तो ये क्या हो गया, फेल हो गया। उसके बाद में अब बात करते 3 नंबर पे, और जो 3 नंबर पे आया था उसका नियम भी 3 से ही संबंधित है। तो बात करते हैं थर्ड साइंटिस्ट की, और थर्ड जो साइंटिस्ट था वो है आपका डोबेराइनर। कौन है, डोबेराइनर। डोबेराइनर जो है इन्होंने कंटिन्यू स्टडी स्टार्ट की, इन्होंने अध्ययन शुरू किया। और डोबेराइनर ने क्या किया कि इन्होंने तत्वों को देखा और तत्वों को इस प्रकार जमाया गया कि इन्होंने देखा कि जो मेरे पास में तत्वों के समूह बनाए गए हैं उन समूहों के अंदर मेरे पास में जो तत्वों के समूह ये है जैसे ए, एक्स और वाई, तो उन्होंने बोला कि एक्स जो है ये ए और वाई के परमाणु द्रव्यमान का क्या है, औसत। तो इधर देखिए पहले अपन कुछ पॉइंट लेते हैं डोबेराइनर के बारे में। तो नंबर 1 सी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि आवर्त सारणी का गुणधर्मों के आधार पर सबसे पहले वर्गीकरण शुरू किसने किया था, मतलब अध्ययन शुरू किसने किया गया, तो आंसर दोगे आप डोबेराइनर, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था लेवोशियर और प्राउट को एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। तो आपका आंसर जाएगा डोबेराइनर। तो पहली चीज मैं क्या बोल रहा हूं, अध्ययन स्टार्ट किया है। अभी एक चीज बताऊंगा जहां पर मैं बात करूंगा उसने प्रकाशित किया था, तो यहां पर सिर्फ अध्ययन की बात चल रही है। तो सबसे पहले गुणधर्मों पर आधारित वर्गीकरण अध्ययन किया। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो डोबेराइनर है इसने वो गुणधर्म कौन सा लिया था, इसके ऊपर जिपमर 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। और वो क्वेश्चन क्या है कि डोबेराइनर ने अपने वर्गीकरण में आधार क्या लिया था, तो ध्यान रखना परमाणु भार के आधार पर, एटॉमिक वेट के आधार पर, एटॉमिक वेट के आधार पर लिया था। इसको आप पॉइंट को स्टार कर लेना और इसके आगे आप लिख भी देना जिपमर 2017। नेक्स्ट चीज इसने जो बात बोली थी उसमें यह बोला था कि जो तत्व मैं ले रहा हूं वो सारे के सारे समान गुणधर्मों वाले होने चाहिए। क्या बोला, समान गुणधर्म वाले तत्व। समान गुणधर्म का मतलब क्या, यहां पर एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन आपको यहां पर ध्यान रखना है, जब अभी मैं बनाऊंगा तो उसके ट्रिक में देखना। समान गुणधर्म का मतलब यह है कि सारे के सारे जो ग्रुप के अंदर या इसका जो समूह इसने बनाया था उसमें एक ही वर्ग के तत्व है। आप नोटिस कर सकते हो एक ही वर्ग के क्या है, तत्व है। अब इसने जो नियम दिया था उसको समझिए। मैंने अभी क्या बोला था, कितने नंबर पे आया था, 3 नंबर पे आया था, और नियम भी 3 से संबंधित है। और डोबेराइनर का नियम था त्रिक का नियम, त्रिक का नियम। अब त्रिक का नियम जो है जिसको आप बोलते हो लॉ ऑफ ट्रायड, त्रिक का नियम, पहला क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछा जा सकता, त्रिक नियम दिया गया था, तो ध्यान रखना डोबेराइनर के द्वारा। त्रिक में देखो एक शब्द दिख रहा है आपको त्रिक, जिसका मतलब है 3,
यानी कि इसके अपने समूह में तीन तीन तत्व लिए थे। तो क्या बोल रहा हूं मैं, इन्होंने तीन तीन तत्व के समूह बनाए, तीन तीन तत्व के क्या बनाए, समूह बनाए। और ये समूह कितने बनाए इसको ध्यान रखे, एनसीईआरटी में ये तीन ही ग्रुप बनाए हुए, लेकिन इसने जो अध्ययन किया था कुल 4 त्रिक बनाए थे इसने। कितने त्रिक बनाए तो आप ध्यान रखना, 4 त्रिक। इन्होंने कितने त्रिक बनाए, 4 त्रिक। इसको भी आप क्या कर ले, अंडरलाइन कर ले। नेक्स्ट चीज, ये जो त्रिक बनाए थे इनके बारे में इन्होंने क्या बोला, ये जो तीन तीन तत्वों के समूह थे, तो इन्होंने देखो इस प्रकार लिया कि मान लो मेरे पास में कोई एलिमेंट है एक्स, वाई और जेड, 3 एलिमेंट है। तो इनका कथन ये है कि जो आपका बीच वाला एलिमेंट है वाई, उसका जो परमाणु भार है वो एक्स और जेड के लगभग औसत के बराबर होता है। एग्जैक्ट नहीं, लगभग। लगभग का मतलब क्या है, x प्लस जेड। औसत का मतलब क्या है, दो संख्या, दो का मैंने क्या दे दिया, भाग दे दिया। गणित के अंदर आपको पता है औसत कैसे निकालते हैं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो मैंने क्या लिया, x प्लस जेड का परमाणु द्रव्यमान लिया और 2 का दे दिया भाग, तो वो क्या आ जाएगा, y का क्या आ गया, परमाणु द्रव्यमान। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि इसने जो एलिमेंट लिया था वो था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। क्या क्या लिया, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो आप देख सकते हो लिथियम का एटॉमिक वेट, पोटेशियम का एटॉमिक वेट। तो यहां पर देखो लिथियम का एटॉमिक वेट होता है 7, पोटेशियम का कितना होता है 39। मेरे को सोडियम का निकालना है, क्या बोल रहा है, x प्लस जेड का परमाणु द्रव्यमान बट्टा 2। तो मैं दोनों का जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 7 प्लस 39 अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 46 अपॉन 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 23। और आप देख सकते हो सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, 23। लेकिन कमी क्या थी, डोबे रायने ने सिर्फ 4 ही त्रिक बनाए थे, तो ये बाद में क्या हो गया, फेल हो गया। और नेक्स्ट क्या बोला कि ये जो नियम लगाना स्टार्ट किए बाकी साइंटिस्टों ने, तो ये पाया गया था कि एक ही वर्ग के, देखो इसने पहले बोला भी था समान गुण धर्मों वाले, यानी एक ही वर्ग के एलिमेंट होने चाहिए, लेकिन एक ही एलिमेंट के इसने जब बाकी तत्वों को लिया तो ये क्या हो गया, फेल। जैसे मैं यदि यहां पर लेता H, Li और Na, इसकी जगह क्या लेता मैं, H, Li और Na। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना 1, Na का कितना होता है 23। दोनों को जोड़ो 1 प्लस 23 अपॉन 2 करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 12 है, लेकिन लिथियम का कितना होता है 7। तो ये क्या हो गया, यहां पर फेल हो गया। इसलिए डोबे राइनर को क्या कर दिया, हटा दिया गया था। लेकिन ध्यान रखने की चीजें कौन कौन सी है, नंबर 1 चीज, गुणधर्मों पर आधारित वर्गीकरण सबसे पहले स्टार्ट किसने किया था, अध्ययन किसने किया था, डोबे राइनर ने। उसके बाद में किसके आधार पर अध्ययन किया था, एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार के आधार पर। नेक्स्ट चीज, इसने एक लाइन लिखी है वहां पर एनसीईआरटी में कि समान गुणधर्मों वाले, तो आपको इसको फील करना है कि एक ही वर्ग के तत्वों की बात कर रहा है। यदि क्वेश्चन दिया हुआ रहे ऑब्जेक्टिव, तो आप सबसे पहले ये देखना कि एक ही वर्ग के तत्व है या नहीं। यदि एक वर्ग के नहीं है तो उसको तो ऑप्शन को पहले ही काट दो और बाद में इस नियम को लगाओ। फिर उसने क्या बोला था कि त्रिक के तीनों तत्व में बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होता है, एग्जैक्ट बराबर नहीं होता है। कुल त्रिक कितने बनाए थे, तो ध्यान रखना 4। एनसीईआरटी में कितने दिए गए हैं, 3। बनाए कितने थे, 4 त्रिक बनाए थे। इस प्रकार डोबे रायने ने क्या किया, अपना वर्गीकरण किया। तो वर्गीकरण के अंदर कमी क्या आई थी, एक ही वर्ग के तत्वों के लिए नहीं लागू हुआ, केवल 4 ही त्रिक बना पाया। नेक्स्ट साइंटिस्ट पे चलते हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बस 1 घंटा ही कर दें क्लास। अब देखिए डोबे राइनर के बाद नेक्स्ट में साइंटिस्ट पे चलता हूं, और वो साइंटिस्ट है
जिसका एनसीईआरटी में हल्का सा मेंशन किया हुआ है, लेकिन मैं उसकी कंप्लीट बात बता के चल रहा हूं। और उस साइंटिस्ट का नाम है AED चान कॉर्टोइस। तो आपको इतना ध्यान रखना, डी चान कॉर्टोइस, ABD विलियर नहीं है, ये AED है, BD नहीं है। तो यहां पर देखो, इसने डी चान कॉर्टोइस ने क्या बोला था, तो इसके बारे में आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। नंबर एक चीज इन्होंने अपना अध्ययन किया, उसके अंदर इन्होंने सबसे बढ़िया चीज थी बेलनाकार आवर्त सारणी थी। सिलेंड्रिक पीरियोडिक टेबल, बेलनाकार को क्या ध्यान रखोगे, सिलेंड्रिकल। अब इधर देखो, याद कैसे करना ये भी मैं आपके लिए आसान कर देता हूं। तो डीचान कॉर्टोइस में देखो CR है और सिलेंडर में भी CR है, तो आप ध्यान रख लेना सिलेंड्रिकल किसने दी थी, कॉर्टोइस ने दी थी। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। इन्होंने 3D में आवर्त सारणी को बनाया था, तो आपको इसे भी पूछा जा सकता है कि त्रिआयामी आवर्त सारणी किसने बनाई, तो वो भी किसने बनाई थी, डी चान कॉर्टोइस ने। 2 पॉइंट ध्यान रखना है, बेलनाकार आवर्त सारणी और 3D यानी त्रिआयामी आवर्त सारणी। इनकी भी आवर्त सारणी में कौन सा आधार था, एटॉमिक वेट का। मैं आपको यही क्लियर कर देता हूं, आधुनिक आवर्त सारणी से पहले जितने भी साइंटिस्ट आए थे सबका आधार एक ही है, एटॉमिक वेट। तो कोई से भी साइंटिस्ट का नाम देकर क्वेश्चन पूछे और आधार पूछे, तो आधुनिक आवर्त सारणी को छोड़कर सबका आंसर क्या होगा, एटॉमिक वेट। तो आपको किसी का भी ध्यान नहीं रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट पे जो इंपॉर्टेंट है, और उसकी मैं बात कर रहा हूं। और वो साइंटिस्ट आपका न्यूलैंड, मतलब अभी अभी लैंडिंग किसी की है उसने, और अभी अभी उसको निपटा भी देंगे। तो आपका नेक्स्ट साइंटिस्ट है न्यूलैंड। और न्यूलैंड जो है, इसका ध्यान रखना कि इस प्रकार से याद रखना कि न्यूलैंड एक भजनी है, मतलब भजन गाने वाला है, ताकि आपको याद हो जाएगा। और आपको पता होगा कि भजनों के अंदर संगीत है, संगीत के अंदर होता आपको पता है स्वर होते हैं। तो आप न्यूलैंड जो है, इसने क्या किया था, ध्वनि या फिर मैं बोल सकता हूं संगीत के स्वरों के आधार से आवर्त सारणी बनाई। अब संगीत के जो स्वर होते हैं वो आपको पता ही है, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। और नेक्स्ट देखिए, अगर वापस सा आ गया, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा वापस आ गया, तो इसने क्या बोला कि आप यहां पर नंबर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उसने बोला था कि यहां पर देखो सा से वापस क्या मिल गया, सा मिल गया। तो उसने बोला कि पहले तत्व के गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म के समान होगा। और यहां पर देख भी सकते हो, सा से सा वापस समान आ गया। तो उसने क्या बोला, पहले तत्व के गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म के क्या होंगे, समान। तो पहले से किसके होंगे, 8वें के। इसीलिए इस न्यूलैंड के नियम को बोला गया था अष्टक नियम, जिसको बोला जाता है ऑक्टेव रूल। अब केमिकल बॉन्डिंग में आता है एक तो अष्टक का नियम, एक अष्टक का नियम। यहां पर वो ऑक्टेट रूल है, ये ऑक्टेव रूल है। तो यहां पर ध्यान रखना, ऑक्टेव रूल किसने दिया, तो आप न्यूलैंड बताओगे, वहां पर लुईस वाले स्ट्रक्चर के ऊपर नहीं जाना, वो ऑक्टेट रूल था। अब देखो उसने किस प्रकार से एलिमेंट को जताया, तो मैं एलिमेंट लिख रहा हूं। इसने जताया लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अक्रिय गैसों की खोज अभी तक नहीं हुई है,
तो आप इनको आसानी से याद कर सकते हो। देख लो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियोन अभी आया नहीं है, तो नियोन के बाद में वापस क्या आ जाता है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। आर्गन फिर अक्रिय गैस आ गई, उसकी खोज अभी तक नहीं हुई है। उसके बाद में इसने क्या लिया? पोटेशियम और कैल्शियम। तो आप इस चीज को ध्यान कैसे रखना, और आप देख सकते हो यहां पर सा से सा, तो मैंने देखो वापस 8वां तत्व 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन 7 हो गए, और वापस 8वां कौन आया? सोडियम। और आपको बताओ लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम से मैच करती है, तो इसने इस प्रकार क्या किया? इनको जमाया। बस याद कैसे करना है, तो आप ध्यान रखना है कि न्यूलैंड एक भजन गाने वाला है। न्यूलैंड क्या है? एक भजन गाने वाला है। जो कुल कितने भजन गाता है, तो ध्यान रखना 20 भजन गाता है, और प्रत्येक 8वें भजन पर, क्या बोल रहा हूं, प्रत्येक 8वें भजन पर चाय चाहिए। मैंने क्यों बोला 20 भजन का, तो आपको बताओगे आधुनिक आवर्त 20 नंबर पे कौन आता है भाई? कैल्शियम। तो 1 नंबर न्यूलैंड कैल्शियम तक लागू हुआ, एक आंसर। दूसरा देखो क्या बोला? 8वें भजन पर चाय, मतलब 8 भजन हुए फिर चाय, 8वें भजन पर फिर चाय, 8वें भजन पर फिर चाय, मतलब बार बार में चाय 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 सिमिलर आ रही है ना। तो पहले तत्व के गुणधर्म 8वें के क्या होंगे? समान होंगे। तो इतना ध्यान रखना है, न्यूलैंड एक भजनी है, 20 भजन गाता है, और 8वें भजन पर उसको क्या चाहिए? चाय चाहिए। तो 3 टॉपिक यहां से क्लियर हो गए कि कैल्शियम तक लागू हुआ, यानी कि हल्के तत्वों पर लागू हुआ, यहां पर कोई भी डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। उसके साथ में संगीत के स्वरों के आधार पर किया था वर्गीकरण। और नेक्स्ट चीज, भजन से क्या ध्यान रखना है कि हर 8वें तत्व के गुणधर्म क्या होते हैं? पहले के होते हैं समान। लेकिन कैल्शियम तक लागू हुआ, आगे जैसे तत्व खोज हुए तो ये नियम क्या हो गया? फेल हो गया। फेल क्यों हुआ, इस चीज को समझते हैं। क्योंकि जैसे मान लो अक्रिय गैस की मैं खोज कर लूं, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? नियोन, और यहां पर क्या लिखूंगा? आर्गन। अब तत्व गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 9वें तत्व के गुणधर्म समान है, तो अष्टक नियम फेल हो गया। नेक्स्ट चीज, कैल्शियम के बाद आपको पता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, 10 तत्व आ गए, और उसके बाद में पी ब्लॉक वाले एलिमेंट भी ऐड आएंगे। उसके बाद वापस रिपीट गुणधर्म होंगे, तो ये क्या हो गया? यहां तक आते आते फेल हो गया। सिर्फ 20 भजन ही बोल पाया, उसके बाद में कोई नया भजन ही आ गया। तो आप ध्यान रखें, न्यूलैंड का नियम कौन सा था? अष्टक नियम था। कहां तक लागू हुआ? कैल्शियम तक लागू हुआ। कितने टोटल एलिमेंट कितने हैं वो भी कभी कभार पूछ लेता है। यहां से गलती हो जाती है कि 20 भजन, लेकिन एलिमेंट गिनो आप, 3 3 6 और 1 7, 7 7 14 15 और 16 एलिमेंट थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली पंक्ति में 3 एलिमेंट है, दूसरी पंक्ति में 3 एलिमेंट है, बाकी सब में 2 एलिमेंट है। उसके साथ में यहां पर अक्रिय गैसों की खोज हुई थी क्या? नहीं हुई थी। उसके साथ में न्यूलैंड का जो अष्टक का नियम वो ऑक्टेव रूल है, ऑक्टेट रूल नहीं है। इस प्रकार न्यूलैंड का वर्गीकरण क्या हुआ? खत्म हो गया था, क्योंकि ये आगे लागू नहीं हो पाया था। अब 2 साइंटिस्ट आएंगे, और वो साइंटिस्ट कौन कौन से हैं? आपका पहला साइंटिस्ट है लोथर मेयर, और दूसरा साइंटिस्ट है आपका मेंडेलिफ। दोनों साइंटिस्ट का ध्यान रखें, अध्ययन समान है। लोथर मेयर की स्टडी, मेंडेलिफ की स्टडी अलग अलग जगह है, रिजल्ट सेम है। फर्क इतना है, लोथर मेयर ने अपनी जो स्टडी की थी वो ग्राफ के रूप में की थी, और न्यूलैंड जो है उसने आवर्त सारणी, मतलब एक सारणी के रूप में क्या किया? तत्वों को जमाया। उस टाइम ग्राफ का इतना क्रेज नहीं था, तो लोग ग्राफ को नहीं समझ पाए, लेकिन लागू वो आज भी होती है, लेकिन उस टाइम नहीं समझ पाए, इसलिए लोथर मेयर को डिस्कार्डेड कर दिया गया था, और मेंडेलिफ की जो आवर्त सारणी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो 2 साइंटिस्ट थे, कौन कौन से? लोथर मेयर और मेंडेलिफ। तो ध्यान रखें, लोथर मेयर और जो मेंडेलिफ है, इनके बारे में ग्राफिकल एनालिसिस के साथ में एनसीईआरटी से बहुत सारी चीजें हैं, उससे भी ज्यादा कवर करके अपन चलेंगे, उसको अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और अभी तक आपके जो सब्सक्राइब करने के वजह से हमें जो खुशी हुई है उसके लिए आपको धन्यवाद। ऐसे ही सब्सक्राइबर बढ़ाते रहें, लाइक करें यदि अगर आपको वीडियो
इजी लगा है या फिर आपको आसानी दे रहा है पढ़ने में या फिर आपको कुछ चीजें सिखाई है, तो लाइक करें, केसीपी एग्रो क्लासेज के यूट्यूब चैनल को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को जेट और आईसीआर और बीएचयू तीनों के लिए केमिस्ट्री के कंटिन्यू लेक्चर मिलते रहे क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू सो मच। यहां से पिछले लेक्चर के आधार पर एक क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर फाइंड आउट करना है। वो क्वेश्चन क्या है कि यदि मैं n+l का रूल या ऑफ बो का नियम नहीं लगाऊं तो जो अपना टिन है Sn 50 नंबर पे जो है Sn टिन है उसका ब्लॉक कौन सा होगा? S ब्लॉक होगा, P ब्लॉक होगा, D ब्लॉक होगा या फिर का पहला ऑप्शन है S ब्लॉक, दूसरा ऑप्शन P ब्लॉक, तीसरा D ब्लॉक और चौथा ऑप्शन है F ब्लॉक। आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें और आपके आंसर का रिप्लाई किया जाएगा कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। थैंक यू सो मच।